आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस से संबंधित। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, जैसे कि कल यदि स्वतंत्रता दिवस है, कल यदि 15 अगस्त है, तो 14 तारीख की शाम को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को संबोधन किया जाता है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। इसके बाद सेकंड नंबर की न्यूज़ हम सीधे चलते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ। यहाँ पर साइंस की एक न्यूज़ आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन का उद्घाटन किया है, जो कि एलईडी लैंप को जलाने के लिए, लाइटिंग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन करे गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करती है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ने डीप ओशियन मिशन ऑफ इंडिया के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करा। इसके लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी चेन्नई द्वारा संचालित और उपयोग किए जाने वाले एक तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का भ्रमण भी किया था। यहाँ जो खोज की गई है सेलाइन वाटर लालटेन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, सेलाइन वाटर मतलब ऐसा पानी जो कि खारा है, खारा पानी रहता है समुद्र का। तो सेलाइन वाटर वाला लालटेन है। लालटेन जिसको नॉर्मली आप एक प्रकाश का लैंप बोल सकते हो। तो इस लालटेन का यहाँ पर अन्वेषण किया गया है। बताया जा रहा है कि गरीब लोग, वंचित लोग, विशेष करके 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी जो समुद्री तट रेखा है, इससे सटे इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए उनके जीवन को ये सुगम बना देगी, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है। खारे पानी से चलती है ये एलईडी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उजाला योजना को प्रोत्साहन मिलने वाला है और उसको ये पूरा करने का काम करेगी। इसकी अच्छी बात यह है, इस टेक्नोलॉजी को हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर समुद्र का पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी खारे पानी या फिर सामान्य नमक के साथ मिश्रित पानी को लालटेन रोशन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न केवल सस्ता है बल्कि इसको चलाने का भी खासा आसान काम है। केंद्रीय मंत्री ने रोशनी लैंप के आविष्कार के लिए एनआईओटी के दल की सराहना की। तो इसका आविष्कार किसने किया है? एनआईओटी चेन्नई के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। इस बहुउद्देशीय लैंप के व्यापक उत्पादन के लिए इस टेक्नोलॉजी को उद्योग को अब हम हस्तांतरित कर देंगे। इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के साथ ही आपदा के दौर में पर्याप्त मदद मिल सकती है। और भी इसकी कुछ कुछ बातें हैं, इसको हम देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने एनआईओटी द्वारा समुद्री पानी को पीने योग्य जल में तब्दील करने के लिए विकसित लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनेशन एलटीडी तकनीक की प्रगति की समीक्षा भी करी। मतलब कि इसी संस्थान के द्वारा समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, टेक्निक का आविष्कार किया जा रहा है, तो उसकी भी समीक्षा इन्होंने की थी, जिसका लक्षद्वीप आइलैंड्स में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका। उन्होंने ये बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगाती और मिनिकॉय द्वीपों में एलटीटीडी प्रौद्योगिकी पर आधारित 3 डिसलिनेशन संयंत्रों को विकसित किया गया है, उनका प्रदर्शन किया जा चुका है। इन एलटीटीडी संयंत्रों में हर एक की कैपेसिटी प्रतिदिन 1 लाख लीटर पेयजल की है, इतनी कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई है। इन 3 संयंत्रों की सफलता के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के माध्यम से अमीनी, एंट्रोड, चेतलात, कड़मट, कल्पेनी, किल्तान में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 6 अतिरिक्त एलटीटीडी संयंत्रों की स्थापना का काम भी सौंपा था। ये जो टेक्नोलॉजी है लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए काफ़ी अनुकूल मानी गई है, जहां समुद्र की सतह
कि पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच टेम्परेचर में लगभग 15 डिग्री का आवश्यक अंतर लक्षद्वीप के किनारे किनारे पाया जाता है। इस संयंत्र की लागत कई फैक्टरों पर निर्भर करती है, जिसमें संयंत्र उपयोग की गई प्रौद्योगिकी और स्थान शामिल। आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, किस जगह पे यूज़ कर रहे हो। लक्षद्वीप में 6 LTTD संयंत्रों की कुल लागत है 187 करोड़ रुपए। द हिंदू में चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइंस की खबरों को। पहली खबर देखने वाले हैं HIV एड्स से रिलेटेड। HIV आखिर होता क्या है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये वायरस एड्स का कारण बनता है। इसी वायरस के कारण एड्स की बीमारी फैलती है। मानव शरीर की रक्षा प्रणाली होती है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर इम्यून सिस्टम कहते हैं। रक्षा प्रणाली का मतलब क्या होता है? कोई भी रोग होने से पहले हमारा बॉडी उसको सामना करता है, ठीक है। हमारी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है उसको ही हम प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर इम्यून सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम कई सारे वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। HIV इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की सेल्स पर हमला करता है, कोशिका पर हमला करता है और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। ये कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। अगर वायरस को कंट्रोल करने के लिए दवा का उपयोग ना किया गया तो HIV के जीवाणु CD4 कोशिकाओं पर कब्जा करके इन्हें लाखों वायरस की प्रतियां बनाने के लिए एक फैक्ट्री के रूप में चेंज कर देते हैं। इस प्रक्रिया में CD4 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और अंततः ये एड्स का रूप ले लेती हैं। HIV के अलग अलग टाइप होते हैं। इनको मेनली 2 प्रकार में बांटा गया है, HIV-1, HIV-2। HIV-1 मतलब ये प्रकार दुनिया भर में पाया जाता है और ये सबसे आम टाइप है। HIV-2 पश्चिम अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। HIV से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के शरीर में एक समय पर HIV के कई अलग अलग प्रकार मौजूद हो सकते हैं। एड्स का क्या मतलब है? एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV संक्रमण के सबसे अंत में होने वाली अवस्था है। HIV जब होता है, किसी भी व्यक्ति को वायरस फैलता है, तो फैलते 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 लास्ट स्टेज में जब पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं एड्स। HIV हमारी इम्यून सिस्टम में काम आने वाली CD4 कोशिकाओं पर हमला करके शरीर को एड्स की स्थिति तक पहुंचा देता है। जब शरीर बहुत सी CD4 कोशिकाएं खो देता है, तब कई गंभीर और घातक संक्रमणों का शिकार हो जाता है। इनको अवसरवादी संक्रमण, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जब किसी की मृत्यु एड्स से होती है तो अक्सर मृत्यु का कारण अवसरवादी संक्रमण और HIV के दीर्घकालिक प्रभाव ही रहते हैं। एड्स शरीर की कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली को बताता है, जो अब अवसरवादी संक्रमण को रोक नहीं सकती है। HIV एड्स के कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं। अधिकांश लोगों को ये नहीं पता रहता है कि वे HIV के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। HIV के प्रारंभिक सूक्ष्म लक्षण HIV संपर्क में आने से 2 से 4 हफ्ता के भीतर हमको दिखाई देते हैं। बुखार, ग्रंथियों में सूजन, गले में खराश, रात में अधिक पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, अत्यधिक थकान और चकत्ते पड़ना। अब कुछ लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दिखने में तो ये साधारण लग रहे हैं, या उनको लगता है कि उन्हें सर्दी या फिर फ्लू है। इन फ्लू जैसे लक्षणों के गायब हो जाने के बाद भी HIV से प्रभावित व्यक्ति किसी भी लक्षण के बिना वर्षों तक जी सकता है। यदि आप HIV से प्रभावित हैं तो इसे जानने का एकमात्र तरीका है HIV की जांच करवाना। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को हम देख लेते हैं। HIV ड्रग्स की शॉर्टेज चैलेंज पैदा कर रहा है एड्स को ख़त्म करने में इंडिया में, ऐसी ये न्यूज़ आई है। कुछ पीपल हैं जिनमें HIV है, have had their regimen changed due to the unavailability or certain ARV। इसमें बताया जा रहा है तो जो ARV है, ड्रग्स है एड्स के लिए, HIV के लिए,
वो ड्रग्स की कमी है। इसी के चलते चलते इनका जो रेजिमेन है वो चेंज हो गया है। आहार जिसको बोला जाता है, यहाँ पर जो रेजिमेन यूज़ किया गया है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पीपुल लिविंग विथ HIV नेटवर्क्स पूरे ही देश में स्टार्टेड विटनेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टेन एंटी रेट्रोवायरल ARV ड्रग्स इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। ART सेंटर में ARV ड्रग्स की कमी जा रही है, पूरे देश में ऐसा देखा गया है। इनमें से कुछ लोग पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन से संबंधित थे एंड डोलुट्रिगवियर। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है डोलुट्रिगवियर, एक प्रकार का ओरल ड्रग्स होता है जिसका यूज़ किया जाता है अदर HIV मेडिकेशंस के लिए, ताकि हमें हेल्प मिल सके कंट्रोलिंग HIV इन्फेक्शन। ठीक है, HIV को हमारी बॉडी से कम करने में ये ड्रग काम आता है, तो इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ में यहाँ यूज़ किया गया है पीडियाट्रिक फार्मुलेशंस का, बाल चिकित्सा जिसको कहा जाता है। द बैकबोन ऑफ HIV ट्रीटमेंट, 2 ड्रग्स यहाँ पर बताए गए हैं। इन द समर हीट PLHIV have been protesting peacefully for the past 23 days continuously। बताया जा रहा है ये जो पेशेंट लोग हैं कंटिन्यूसली पिछले 23 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पर? एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सामने में, उसके परिसर में। द धरना इज कॉलिंग अटेंशन टू द नीड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ ARVs। ये धरना इस बात का संकेत है कि जो ARV हैं इसकी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत है। एंड द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए वीक एंड इफेक्टिव सप्लाई चेन, क्योंकि जो अनअपेक्षित कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है वीक और इनएफेक्टिव सप्लाई चेन यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है, बहुत ही कमज़ोर हो गया सप्लाई चेन। ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉडी में HIV का संक्रमण है उनको ज़रूरी है कि वो एक्सेस कर सकें ड्रग्स का, ताकि ट्रीटमेंट कर सकें, ट्रीटमेंट विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स नॉन एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ड्रग्स के साथ साथ में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का वो यूज़ करना चाहते हैं, ताकि वायरस को ख़त्म कर सकें, प्रिजर्व कर सके उनकी हेल्थ को। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रोक सकें। साथ ही साथ जो HIV निगेटिव पार्टनर हैं उनकी भी सेफ्टी यहाँ पर हो सके। अब आप देख रहे हो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कंटिन्यूसली उसमें स्टे लग गया है। ये क्रूशियल है टू कीप द वायरस सप्रेस्ड, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, तब जाकर हम वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो वायरस है वो म्यूटेट हो सकता है, किसमें? रेजिस्टेंस वाली फॉर्म में। यदि ट्रीटमेंट डिलीवरी काफ़ी पुअर है या फिर पैची है, कभी आप दे रहे हो फिर बंद कर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वायरस है वो ड्रग्स के खिलाफ हो जाएगा, ड्रग्स उसके ऊपर काम करना बंद करेगा। As treatment activists, we have seen firsthand when antiretroviral therapy treatment is interrupted. People living with HIV develop resistance to their regimen and become vulnerable. आगे बताया जा रहा है नेको, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये ओवरलुकिंग करती है, इसके साथ साथ में कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम along with the Central Medical Service Society, which is responsible for centralized tendering and pool procurement of different HIV product।
इसमें इंक्लूड है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। 2 एजेंसियां मिलकर के काम करती हैं ड्रग्स की खरीदी बिक्री या फिर उसको मैनेज करने के लिए। एक टेंडर है पूल प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब कि थोक में ड्रग की खरीदी करने के लिए लाइफ सेविंग एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हैज़ फेस्ड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ब्यूरोक्रेट के चलते चलते यहाँ पर डिले हुआ था 2014, 2017 और फिर से 2022 में भी यही कंडीशन आ गई, जिसके चलते चलते इसके जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लैक ऑफ ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर कही जा रही है। कुछ दिन पहले नैको इन इट्स पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें क्लेम किया गया था कि 95% ऑफ PLHIVs हैव नॉट फेस्ड एनी शॉर्टेज। कुछ टाइम पहले ही नैको कह रहा है कि जो बीमार लोग हैं 95% ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्टेज को फील नहीं कर पा रहे हैं। बट बाय इट्स ओन एडमिशन द करेंट शॉर्टेज इफेक्ट 5% ऑफ 14.5 लाख people living with HIV report that ART center are struggling to them on treatment। इसके बाद साइंस की अगली न्यूज़ देखने वाले हैं हम। मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पर आप जानेंगे। मंकी पॉक्स वायरस की मेजॉरिटी कहाँ जा रही है? ग्लोबली ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी व्यक्ति के साथ में संबंध बनाया है, मैन सेक्स विथ मैन, ऐसे लोगों में मंकी पॉक्स वायरस फैला है। लेकिन ये वायरस ऐसे लोगों में भी फैल रहा है जैसे कि बच्चे हो गए, साथ ही साथ आउटसाइड द MSM नेटवर्क्स। MSM मतलब मैन सेक्स विथ मैन, पुरुष जब पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे ग्रुप के अलावा भी जो बाकी ग्रुप है उसमें भी ये मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी के साथ में फैलते जा रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पहला ही एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 2 व्यक्ति हमारे इंडिया में ऐसे इन्फेक्टेड हुए थे जिनकी बॉडी में डेवलप हुए थे इनिशियल सिम्टम, प्रारंभिक लक्षण, इवन बिफोर ट्रेवलिंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरात टू इंडिया। ठीक है, मतलब कि ट्रैवल करने से पहले ही इनके इसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दिए थे, जबकि उन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया था किसी भी एनी इन्फेक्टेड पीपल के साथ में। द लीजन्स वर फर्स्ट सीन इन द जेनिटल एंड द ओरल एरियाज। सबसे पहले जो सेक्सुअल करने वाली रास्ते होते हैं जहाँ से ये चीज़ की जाती है वहाँ पर ये वायरस देखा गया था। द रीजन्स फॉर डिनाइंग सेक्सुअल राउट ऑफ ट्रांसमिशन कुड बी ड्यू to fear of stigma and discrimination. Majority of cases globally are seen in men who have sex with men, and sexually encounter is the route of transmission is 91.5% of cases with known route of spread. ऐसे केस में 95-91% इसकी क्या है, रोग होने की संभावना बताई गई है। अब यदि आप इस नेटवर्क के बाहर के लोगों को देखें, जो लोग अलग से संबंध बना रहे हैं, पुरुषों के साथ जो व्यक्ति संबंध नहीं बनाए हैं, उनमें इन्फेक्शन की दर 8.5% बताई गई है। जीनोम सीक्वेंसेस डाटा जिसको पोस्ट किया गया था विथ डेट एंड प्लेस, इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड पीपल, स्पेशली सिंस ओनली 2 सीक्वेंसेस हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम इंडिया। साइंस वाली अगली न्यूज़ आई है लैक्टोज से रिलेटेड। लैक्टोज इस प्रकार की चीनी होती है जो स्तनधारियों के दूध में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और दूध में कैलोरी का मुख्य स्रोत भी होती है। लैक्टोज दूध और दूध से बने उत्पादों में पाया जाता है। शरीर लैक्टोज नाम के एंजाइम का यूज़ करता है जो शुगर को तोड़ने में मदद करता है। इसके 2 घटक होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दूध में निहित चीनी होती है और दूध के वाष्पीकरण द्वारा क्रिस्टल के रूप में इसको हम एकत्रित करते हैं।
लैक्टोज को आमतौर पर दूध चीनी के रूप में जाना जाता है। चूँकि लैक्टोज को खनिज पदार्थों के साथ एक साथ चयापचय प्रणाली में हम जोड़ते हैं, इस दूध के घटक का अनुपात दूध में काफ़ी अलग अलग रहता है। आर्टिकल की शुरुआत की जाती है मिल्क के साथ में। मिल्क को अक्सर हम एज ए सुपर फूड के रूप में जानते हैं, क्योंकि इट इज़ रिच इन मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। फिर भी जो मिल्क है ना, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन माना जाता है, ह्यूमन डाइट का। हैज़ बीन ए कॉरेंड्रम, ठीक है, कॉन्ड्रम, क्योंकि कॉन्ड्रम मतलब होता है पहेली। वैज्ञानिक लोगों के लिए दूध अभी भी एक पहेली है, वैज्ञानिक लोगों की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट डाइजेस्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसको यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लोग इसको पचा नहीं पाती हैं। स्टडीज़ करी गई थी। ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ दिस म्यूटेशन सजेस्ट दैट 65% ऑफ ह्यूमैनिटी इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। 65% लोग ऐसे हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया दे लैक द जीन टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू एडल्टहुड। इसका मतलब ये है उनके पास में जीन की कमी है जिससे वो ब्रेक डाउन कर सके लैक्टोज को, किसमें, एडल्टहुड में। कुल मिलाकर के लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में हम क्या जाने थे कि कुछ लोग दूध को नहीं पचा सकते हैं। दूध को नहीं पचा पा रहे हैं मतलब लैक्टोज को वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो लोग दूध खाते नहीं हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस पाचन संबंधी विकार होता है जिसमें लोगों की डेयरी के उत्पादों के मुख्य यौगिक लैक्टोज को पचाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस समस्या के शिकार लोगों को डेयरी उत्पादों के सेवन, विशेषकर दूध पीने के बाद पेट में सूजन आ जाती है, दस्त होने लगती है या फिर पेट में ऐंठन जैसी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इसी प्रॉब्लम से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पर छपा है। 5 साल की उम्र के बाद दूध में जो मौजूद लैक्टोज रहता है स्वाभाविक रूप से पेट में नहीं टूट सकता है और ये पेट में ही रहता है, जिससे पेट फूलेगा, एसिडिटी हो जाएगी, डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भारत दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और ये देश के हिसाब से सबसे बड़ा दूध का यूज़ करने वाला देश भी है। इसका कारण ये है कि अधिकांश भारतीयों के पास ये अवेलेबल, हालांकि कई अध्ययन से ये पता चला है कि केवल 18 से 25% के पास ही इसकी अवेलेबिलिटी है। दूध पीना मानवता के लगभग 3 लाख वर्षों के इतिहास में बहुत लोकप्रिय नहीं रहा है। हालांकि पिछले 5000 वर्षों में एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन हुआ, यूरोपीय चरवाहों को लैक्टोज का उत्पादन करने में सक्षम बनाया था। एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज को एक सुपाच्य रूप में तोड़ देता है। जेनेटिक वेरिएंट की बात करें तो जेनेटिक वेरिएंट जो कि इंडियंस में पाया जाता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, पहचानने योग्य है, सादृश्य है, एक समान है यूरोपियंस के साथ साथ में। मतलब कि जो जेनेटिक्स हमारे यहाँ पर है, हमारे लोगों में है, वही जेनेटिक्स अफ्रीका यूरोपियंस में पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि it is likely to spread into India from migrant European population। यूरोपियन पॉपुलेशन का माइग्रेशन जब इंडिया की तरफ हुआ था, इस बात का ये संकेत है। Thus the standard story goes that something amplified the popularity of the genetic variant in Europeans and consequently in pocket of the other continent। साइंस की अगली न्यूज़ आई है अर्बन सेटलमेंट से संबंधित। साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन का जो दक्षिणी और पश्चिमी वाला किनारा है वहाँ पर वाज वंस द साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, ये कभी जो है अर्बन सेटलमेंट हुआ करता था जिसका निर्माण हुआ था एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौरान। रिसर्चर लोगों ने यूज़ किया है एक लेज़र रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है लिडार, ताकि मैप किया जा सके लैंड को
इनहेबिटेड था किनके द्वारा? कसाराबी कल्चर के द्वारा। कसाराबी कल्चर यहाँ पर विकसित हुई थी, जो कि एग्जिस्ट करती है लगभग 500 एडी से लेकर के 1400 ईस्वी तक, इन वाट इज़ नाउ नॉन एज बोलीविया, जिसको आज के टाइम में हम बोलीविया कह रहे हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेथीन गैस के उत्सर्जन से संबंधित। एक नया अध्ययन आया है जिससे ये पता चला है लैंडफिल्स, ऐसी ज़मीन जहाँ पर कूड़ा कचरा जमा हुआ है, मेक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसी के चलते चलते बहुत बड़ा योगदान हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन इन 4 मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 4 शहर आ जाते हैं। एमिशन फ्रॉम ब्यूनस आयर्स इन अर्जेंटीना, दिल्ली एंड मुंबई इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान वर 1.6 से लेकर के 2.7 टाइम्स लार्जर देन व्हाट वाज रिपोर्टेड इन कॉमनली यूज्ड इमिशन इन्वेंटरीज। जितना आप अनुमान लगा रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर मीथेन गैस का एमिशन हो रहा है। कुछ कुछ शहर हैं जिनके नाम बताए गए हैं, ठीक है। ब्यूनस आयर्स, दिल्ली, मुंबई और लाहौर, 4 शहर हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। सार्स कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर के एक न्यू स्टडी आई है सामने, जिसको पब्लिश किया गया था रिसेंटली, जिससे ये पता चला है कि सार्स कोविड-19 आउटब्रेक कहाँ पर? मार्केट इन वुहान, चाइना, दैट सोल्ड लाइव एनिमल्स, जहाँ पर जो है पशुओं की खरीदी और बिक्री होती है। नाउ ए प्रीप्रिंट विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यूड indicate that the virus is spilled over from animals, possibly those sold to the market in Wuhan into means humans ate least twice in November और दिसंबर। नवंबर या दिसंबर 19 में जानवरों से ही ये स्प्रेड हुआ था। अगली साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं सौरोपॉड डायनासोर से रिलेटेड, ठीक है। एक मॉडलिंग स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि सॉफ्ट टिश्यू पैड्स डायनासोर में हुआ करते थे अंडर साइड ऑफ देयर फीट टू सपोर्ट देयर इनॉर्मस वेट। इतना सारा इनका वजन था, इस वजन को झेलने के लिए इनके जो पैर हुआ करते थे, पैर के नीचे तरफ में गद्देदार क्या पाए जाते थे? टिश्यू पाए जाते थे, सॉफ्ट टिश्यू पैड पाए जाते थे इनके पैरों के नीचे, ताकि उनके वजन को वो सपोर्ट कर सके, वजन को सह सकें। सॉफ्ट टिश्यू पैड, ठीक है, इसके चलते चलते रिड्यूस हो जाता था फूडबॉर्न स्ट्रेस इन sauropods. The study also revealed that the soft pads may have been one of the key adaptation that enabled dinosaur to evolve. ये लक्षण ऐसा था जिसके चलते चलते डायनासोर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह पाए, अपने आप को सरवाइव कर सके। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं चाइना और थाईलैंड की रिलेशन को। ये न्यूज़ बताती है चाइना सेंड कर रहा है फाइटर जेट थाईलैंड ताकि जॉइंट एक्सरसाइज किया जा सके। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलिट्री डील्स अंडर वे इन इंडोनेशिया, और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मिलिट्री की एक्सरसाइज चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है इंडोनेशिया में। चाइना का एयरफोर्स सेंड करेगा अपने फाइटर जेट, इसके साथ साथ में बॉम्बर्स, कहाँ पर? थाईलैंड, ताकि आयोजित किया जा सके एक जॉइंट एक्सरसाइज विद द थाई मिलिट्री ऑन संडे। ट्रेनिंग में इंक्लूड है एयर सपोर्ट, स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड टारगेट, इसके साथ साथ में स्मॉल एंड लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट, द चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट। चाइना एक्सपांड करना चाहता है मिलिट्री एक्टिविटीज़ इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। इसी के चलते चलते अलार्म पैदा हो गया है यूएस और इसके एलाइज के बीच में, एंड फ्रॉम पार्ट ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक कंपटीशन दैट हैज़ इन्फ्लेम्ड टेंशन बिटवीन वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज। न्यूज़ में बताया गया है बांग्लादेश के टी वर्कर
चाय के बागानों में काम करने वाले वर्कर लोग क्यों आखिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ बताया गया। लगभग 1.5 लाख वर्कर, 1,50,000 वर्कर, 232 बांग्लादेशी टी प्लांटेशन वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन सैटरडे। ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से भी कम 150% राइज किया जाए उनका जो $1 मिल रहा है, मतलब प्रतिदिन जो डॉलर में उनको पेड किया जा रहा है वेज को, उसमें 150% की वृद्धि होना चाहिए। विच रिसर्चर से आर एमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। रिसर्चर लोगों ने कहा था बांग्लादेश के जो टी प्लांटेशन वर्कर हैं उनकी जो कमाई है दिन भर की वो लोवेस्ट है पूरे विश्व भर में। मिनिमम वेज फॉर देम इस 120 टका ए डे, उनको मिलता है 120 टका एक दिन में, लगभग $1.25 मिलता है इनको ऑफिशियल रेट पे यदि आप देखोगे तो। यूनियन हैव डिमांडेड एन इंक्रीज टू 300 टका ए डे। अब वो कह रहे हैं कि 120 से हमको 300 टका एक दिन में चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गई है। प्लांटेशन के जो मालिक हैं हैव ऑफर्ड एन इंक्रीज ऑफ 14 टका ए डे। प्लांटेशन के जो मालिक हैं, बागानों के मालिक हैं, वो कह रहे हैं हम 14 टका एक दिन में बढ़ा देंगे, सेइंग दे आर फेसिंग टफ टाइम, क्योंकि हम खुद टफ टाइम का सामना कर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पंजाब से। पंजाब ने बैन कर दिया है 10 इंसेक्टिसाइड्स को। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक। ये देख लीजिए आप, किसान खेतों में छिड़काव करते हुए। Amid reports that several samples of basmati rice contained the residue of certain pesticide। बासमती चावल में पेस्टिसाइड का कुछ अवशेष पाया गया था, ठीक है। एबव द मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, MRL लेवल से भी जब इसकी उपस्थिति पाई गई है, एक प्रकार से आप इसको जहर समझ लीजिए। ए पोटेंशियल कॉन्स्ट्रेंट इन इट्स एक्सपोर्ट, इसको जब एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो आपने निर्धारित मात्रा से ज़्यादा छिड़काव कर दिया था, इसी के चलते चलते उसका कुछ हिस्सा चावल में रह गया उस कीटनाशक का, तो एक्सपोर्ट में फिर हमको प्रॉब्लम जाने लगी। पंजाब की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो बैन कर देगी 10 ऑफ दिस फार्मूलेशन फॉर 60 डेज फ्रॉम फ्राइडे। 60 दिन के लिए ये इसको बैन लगाया गया है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। उन पेस्टिसाइड के नाम आप देख लीजिए, एस्फेट, ब्यूफ्रोजाइन, इसके अलावा क्लोरोफाइसिस, मेथामिडोफोस, प्रोपिकोनाजोल, इसके साथ में थाइमिथोएक्सेम, प्रोफेनोफोस, आइसोप्रोथायोलिन, इसके अलावा कार्बेंडाजाइम और ट्राइक्लोजेल।